आज की डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है ओस्टियोप्रोसिस। ओस्टियोप्रोसिस को हम आम और सादा ज़ुबान के अंदर जो है वो कहते हैं हड्डियों का कमज़ोर होना, और इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि हड्डियों का भुरभुरा होना। तो मुख्तलिफ़ नामों के साथ जो है इसको पुकारा जाता है। ओस्टियोप्रोसिस जो है बेसिकली ये एक साइलेंट डिज़ीज़ है। साइलेंट इसलिए कहा जाता है कि इसका पता नहीं चलता। पता इसका तब भी चलता है जब इसके जो है इफ़ेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। सेम लाइक जैसे हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है। हाई बीपी को भी हम साइलेंट किलर कहते हैं क्योंकि उसका पता नहीं लगता। जब एकदम से बीपी शूट करता है तो अल्लाह ना करे किसी को हार्ट अटैक या स्ट्रोक, फालज वगैरह जो है बहुत सारे ऐसे उसके नताइज आ सकते हैं। तो इसीलिए इसको भी जो है वो साइलेंट डिज़ीज़ कहा जाता है क्योंकि इसका पता नहीं लगता। तो इसके अंदर अमूमन क्या होता है कि जो हमारी बोन की डेंसिटी है बेसिकली वो कम हो जाती है। जो अगर मैं आपको सादा करके बताऊं, जो हड्डी के अंदर गाढ़ापन होता है वो गाढ़ापन कम हो जाता है। गाढ़ापन कम होने की वजह से जो हमारी हड्डी है वो कमज़ोर हो जाती है और उसमें टूटने के चांस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओस्टियोप्रोसिस के अंदर जो ये भी है कि अगर आपने कोई वेट उठाया है, वेट बेरिंग एक्टिविटी आप कर रहे हैं, कोई आपने ऐसी जनरल कोई वेट उठा लिया, उठाने के लिए आगे झुके हैं, तो आपकी कोई बोन फ्रैक्चर हो सकती है, हड्डी टूट सकती है। इसके साथ साथ अगर आपने कोई वेट नहीं भी उठाया तो आपकी जो अपनी बॉडी का वेट है उस बॉडी के वेट के साथ ही आपकी कोई ना कोई बोन जो है वो टूट सकती है। ख़ासकर जो आपकी लोअर लिम्ब की बोन है, हड्डी है आपकी, जो आपकी टांगों की हड्डियाँ हैं, क्योंकि टांगों की हड्डियों पे पूरी बॉडी का, आपकी अपर बॉडी का पूरी का वेट आता है उस पर, तो वो ज़्यादा चांस होते हैं कि वो फ्रैक्चर हो सकती है। तो ये एक छोटा सा इसका जो है एक ओवरव्यू था कि ओस्टियोप्रोसिस है क्या। चूँकि मैंने आपको बताया कि ये एक साइलेंट डिज़ीज़ है, इसका हमें पता नहीं चलता, तो इसकी सिम्टम कोई अलामात भी कोई ख़ास नहीं है, होती नहीं है। तो अब सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा हमें ओस्टियोप्रोसिस है। तो उसका जवाब ये है कि इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। अब रिस्क फैक्टर ये है कि ये किन किन लोगों के अंदर हो सकता है, चांस ज़्यादा हैं, ठीक है, तो इनको हम रिस्क फैक्टर कहते हैं। अब इनमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो सबसे पहले जो है वो मेनोपॉज आ जाता है। ख़ासकर फ़ीमेल के अंदर जो है मेनोपॉज चूँकि होता है तो फ़ीमेल में ख़ासकर ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू मेल। जो ओस्टियोप्रोसिस है वो फ़ीमेल के अंदर ज़्यादा होता है, मेल के अंदर कम होता है। फ़ीमेल के अंदर जब मेनोपॉज होता है यानी जो महावरी होती है, जब वो ख़त्म हो जाती है तो उसमें कुछ हार्मोन होते हैं जो बॉडी के अंदर बनना बंद हो जाते हैं, जो हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारी जब वो बनना कम हो जाएंगे तो वहाँ पे जो है वो आपकी बोन जो है, हड्डियाँ, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ जो है अगर आप एजड हैं, एज ज़्यादा है, 50-60 साल है, चाहे वो मेल है फ़ीमेल है, चूँकि मैंने बताया मेल में कम होता है, फ़ीमेल में ज़्यादा, लेकिन मेल में भी होता है ये। तो एज अगर ज़्यादा है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, तो इस एज में भी ये ज़्यादा हो सकता है। फिर इसके साथ साथ अगर आपको कोई थायराइड का इशू है, अगर आप हाइपोथायराइडिज़म में हैं या हाइपरथायराइडिज़म में आप कोई इसकी मेडिकेशन ले रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर आप डायबिटिक हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहलिज़म, शराब नोशी करते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है, ये भी रिस्क फैक्टर है। इसके साथ साथ जो है अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी या कैल्शियम का जो लेवल है वो कम है, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो जब किसी बंदे में ये चीज़ें पाई जाती हैं, ये रिस्क फैक्टर होते हैं, तो वो उसको आइडिया हो जाना चाहिए कि मैं इस तरफ इसके रिस्क पे हो सकता हूँ। तो इसको अब डायग्नोज़ कैसे करें, ये भी एक सवाल है। डायग्नोज़ कैसे करें? अब जो मैंने आपको बताया कि ये रिस्क फैक्टर हैं, ठीक है, तो बल्कि डायग्नोज़ से भी पहले जो इसकी काज़ीज़ हैं, होता क्यों, तो उसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं। उसमें एक प्राइमरी ओस्टियोप्रोसिस है, फिर सेकेंडरी है। प्राइमरी में जैसे आपको मैंने बताया जी मेनोपॉज की वजह से होता है फ़ीमेल के अंदर,
और सेकेंडरी के अंदर वही अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, कोई विटामिन डी का लेवल कम है या जो है कैल्शियम का लेवल कम है, उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म उसकी वजह से, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर ये दो चीज़ें कुछ चीज़ें आ जाती हैं। और फिर डायग्नोज जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। कोई भी बीमारी की तशख़ीस जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। जब तशख़ीस हो जाती है तो उसका इलाज जो है वो बड़ा इजी हो जाता है। तो इसके अंदर हम जो है कुछ टेस्ट भी करवाते हैं, जैसे विटामिन डी का लेवल देख लिया, कैल्शियम का लेवल देख लिया, कुछ और टेस्ट होते हैं, थायराइड्स के टेस्ट होते हैं, सीबीसी करवा लिया। तो ऐसे कुछ टेस्ट होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी है वो होता है डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्कैन के अंदर आपकी बोन की जो डेंसिटी है वो देखी जाती है कि आपकी बोन की डेंसिटी जो है वो कितनी है, ठीक है। तो आपकी बोन की डेंसिटी जो है वो डेक्सा स्कैन के थ्रू कुछ वैल्यूज़ आती हैं, वो आप कैलकुलेट करके आइडिया हो जाता है कि जी फ़लाँ बंदे की बोन की डेंसिटी इतनी है। तो अगर कम है तो वो वैल्यू जब आती है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है कि आया उसको विटामिन डी या कैल्शियम के साथ सही हो जाएगी या इसके साथ कुछ और मेडिकेशन भी दी जाएगी। तो ये सारा इसका जो है फिर आगे ट्रीटमेंट आ जाता है। इसके साथ साथ जो है फ़िज़िकल थेरेपी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर, जिसमें मुख्तलिफ़ एक्सरसाइजेज़ परफॉर्म की जाती हैं जो बोन को मज़ीद जो है वो मज़बूत बनाती हैं। जिसके अंदर वेट बेरिंग एक्सरसाइज है वो डिफरेंट वे से परफॉर्म की जाती हैं। इसके साथ साथ जो है वो आप बैलेंस एक्सरसाइजेज़ करवाई जाती हैं, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज़ करवाई जाती हैं। इसमें फिर ये है कि ये ख्याल रखने वाली बात है कि चूँकि ऑस्टियोपोरोसिस है, उनको अगर है तो आपके पास आए हैं तो उनके अकॉर्डिंग आपने उनको एक्सरसाइज रिकमेंड करनी है कि उसमें ये ना हो कि अगर वेट बेरिंग करा रहे हैं तो ज़्यादा उसमें आप चले जाएं, वेट में चले जाएं, या अगर आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करा रहे हैं तो उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस देते तो उसमें भी फ्रैक्चर होने के चांस जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो, इससे उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगा। जिन लोगों को नहीं पता वो इन वीडियो को देखेंगे। घर में पेरेंट्स होते हैं, एजड वालदैन होते हैं, तो उनका बंदा ख्याल करता है। वो अक्सर औकात ये सुनने में आया कि जी फ़लाँ बंदा ऐसे चल रहा था या फ़लाँ बंदी ऐसे चल रही थी, तो चलते चलते ना वो गिरी है ना कुछ है, उसकी हड्डी टूट गई है। तो उसकी हड्डी इसी वजह से टूटती है क्योंकि ना तो हमने कभी अपना विटामिन डी या कैल्शियम का लेवल ना अपनी वैसे नॉर्मल टेस्टिंग करवाई है। जनरली जब हम लोग बीमार होते हैं या कुछ ऐसी बीमारी हमें लग जाती है तब जाके हम अपना टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं। ये हमें 6 महीने साल बाद हमें लाजमी अपनी जो ख़ास हैं ये टेस्ट हैं ये हमें करवाने चाहिए। उससे हमें आइडिया होता रहता है कि किसी चीज़ की ज़्यादती या कमी तो नहीं होगी हमारी बॉडी के अंदर। तो इसीलिए इसको साइलेंट जो है वो डिज़ीज़ कहा जाता है कि हमें पता नहीं चलता। तो उम्मीद करता हूँ इन रिस्क फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए आप जो है बड़ी आसानी से इस चीज़ को जज कर सकेंगे। खुदा हाफिज़।